हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 7th हिस्ट्री की बुक का चैप्टर 10 8th सेंचुरी पॉलिटिकल फॉर्मेशंस का पार्ट 3। इससे पहले बड़ा चैप्टर है इसलिए 3 पार्ट्स बन गए, तो काफ़ी कुछ हम इसमें कवर कर चुके हैं। ये वतन जागीर ये सब हो चुका है। यहाँ से हम लोग देखते हैं सीजिंग इंडिपेंडेंस, तो यहाँ तक का हम लोग कवर कर चुके हैं। अब इंडिपेंडेंस, जो छोटे छोटे राज्य थे वो मुगल एम्पायर के डिक्लाइन होने के बाद किस तरीके से बन के आए। तो द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिख्स इनटू अ पॉलिटिकल कम्युनिटी ड्यूरिंग 17th सेंचुरी हेल्प्ड इन रीजनल स्टेट बिल्डिंग इन द पंजाब। तो सिख कम्युनिटी जिस तरीके से डेवलप हुई ना, जिस तरीके से आगे बढ़ी, उससे ही जो पंजाब का स्टेट है वो और ज़्यादा आगे बढ़ के आया। Several battles were fought by Guru Gobind Singh against the Rajput and Mughal rulers both before and after the institution of the Khalsa in 1699। तो गुरु गोबिंद सिंह ने काफ़ी सारी लड़ाइयाँ लड़ी राजपूतों के, मुगलों के खिलाफ जब खालसा पंथ बन के आ गया था 1699 में। उसके बाद काफ़ी लड़ाइयाँ हुई मुगलों और राजपूतों से सिखों की। इनकी डेथ हो गई थी 1708 में। खालसा जो है उसने रिवोल्ट कर दिया मुगल अथॉरिटी के अगेंस्ट अंडर बंदा बहादुर leadership declared their sovereign rule by striking coins in the name of Guru Nanak and Guru Gobind साहब। तो इन्होंने क्या किया कि गुरु गोबिंद साहब ने खालसा पंथ की स्थापना कर दी थी 1699 में। फिर उनकी डेथ हो गई 1708 में। फिर खालसा पंथ और ज़्यादा रिवोल्ट करा खालसा पंथ ने मुगलों के खिलाफ, और किसकी लीडरशिप में? बंदा बहादुर की लीडरशिप में। और उन्होंने अपने खुद के सिक्के भी बनाने शुरू कर दिए गुरु नानक और गुरु गोबिंद सिंह के नाम पर। उन्होंने अपना खुद का एडमिनिस्ट्रेशन चलाया सतलुज और जमुना, मतलब अपना पूरा राज चलाने लगे सतलुज और जमुना नदी के आसपास के एरिया में। बंदा बहादुर को 1715 में पकड़ लिया गया और उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया, मतलब मार दिया गया 1716 में। तो ये देखिए, ये सोर्ड ऑफ महाराजा रणजीत सिंह महाराजा रणजीत सिंह की ये सोर्ड है, मतलब उनकी तलवार है। तो अंडर अ नंबर ऑफ एबल लीडर्स इन द 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी में काफ़ी अच्छे नेता आए, काफ़ी अच्छे लीडर्स आए। सिखों ने खुद को ऑर्गेनाइज कर लिया काफ़ी सारे बंद में, जिनको ये जथा कहते थे। एंड लेटर ऑन मिसल, फिर ये मिसल कहने लगे उसे। देयर कंबाइंड फोर्सेस वर नोन एज द ग्रैंड आर्मी, दल खालसा। उनकी कंबाइंड फोर्स बहुत सारे मिसल मिलके दल खालसा कहलाने लगे। द एंटायर बॉडी यूज टू मीट एट अमृतसर एट द टाइम ऑफ बैसाखी एंड दिवाली टू टेक कलेक्टिव डिसीजंस नोन एज रिजोल्यूशंस ऑफ द गुरुमत। तो ये जो खालसा थे सारे के सारे दल खालसा, अलग अलग मिसलें थी, ये दिवाली पर और बैसाखी पर मिलते थे और क्या क्या डिसीजन लेने हैं वो सब कुछ मिलकर के डिसाइड करते थे। अ सिस्टम कॉल्ड राखी वॉज इंट्रोड्यूस्ड ऑफरिंग प्रोटेक्शन टू कल्टिवेटर्स ऑन द पेमेंट ऑफ अ टैक्स ऑफ 20% ऑफ द प्रोड्यूस। तो इन्होंने एक सिस्टम शुरू किया जिसको इन्होंने राखी कहा कि भाई आप हमें, ये राखी का सिस्टम है, अगर आप हमें टैक्स का, अपनी जो भी फसल है उसका 20% दे देंगे तो हम आपकी रक्षा करेंगे। ये देखिए पोर्ट्रेट है शिवाजी महाराज की, तो अभी आएगा उनका भी आगे। तो गुरु गोबिंद सिंह हैड इंस्पायर्ड द खालसा विद द बिलीफ दैट देयर डेस्टिनी वॉज टू रूल, राज करेगा खालसा। तो गुरु गोबिंद सिंह ने इंस्पायर किया खालसा को कि वो खुद राज करेंगे, खालसा खुद को राज करेंगे खुद पर। देयर वेल नेट ऑर्गेनाइजेशन अनेबल्ड देम टू पुट अप अ सक्सेसफुल रेजिस्टेंस टू द मुगल गवर्नर्स फर्स्ट एंड देन टू द अहमद शाह अब्दाली। तो पहले इन्होंने मुगलों के खिलाफ, मुगलों को भी इन्होंने एक तरह से काफ़ी जंग लड़ी, काफ़ी लड़ाई करी मुगलों से, और फिर अहमद शाह अब्दाली से भी, who had seized the rich province of Punjab and the सरकार of Sirhind of from the Mughals। तो काफ़ी सारा अहमद शाह अब्दाली ने जो कब्जा कर लिया था सिंध और पंजाब वाले रीजन को, उससे इन्होंने छुड़ा लिया। खालसा डिक्लेयर्ड देयर सोवरेन रूल बाय स्ट्राइकिंग देयर ओन कॉइन इन 1765। तो इन्होंने अपने खुद के सिक्के 1765 में निकालने शुरू कर दिए। सिग्निफिकेंटली दिस कॉइन बोर द सेम इंस्क्रिप्शन एज द वन ऑन द ऑर्डर्स इशूड बाय द खालसा इन द टाइम ऑफ बंदा बहादुर। तो बंदा बहादुर के समय पर जो सिक्कों पर लिखा गया था, जो छपाया गया था, वही अब 1765 में भी लिखा गया सिक्कों पर। द सिख टेरिटरीज इन द लेट 18th सेंचुरी एक्सटेंडेड फ्रॉम द इंडस टू जमुना। तो इंडस नदी से, यानी कि सिंधु नदी से जमुना नदी तक सिख टेरिटरी पूरी फैल गई थी, बट दे वर डिवाइडेड अंडर डिफरेंट रूल्स। तो इनकी पूरी सिखों की ही टेरिटरी थी, बट अलग अलग लोगों का रूल होता था। वन ऑफ देम महाराजा रणजीत सिंह रीयूनाइटेड दीज ग्रुप्स एंड एस्टैब्लिश हिज कैपिटल लाहौर इन 1799। तो एक रणजीत सिंह थे, रणजीत सिंह ने इन सारे जो मिसल, जो अलग अलग रूल किया करती थी, उनको इकट्ठा कर लिया और अपनी कैपिटल इन्होंने बनाई लाहौर में 1799 में। अब आते हैं मराठे। The Maratha kingdom was another powerful regional kingdom to arise out of the sustained opposition to Mughal rule। तो मुगलों का
के खिलाफ मराठा भी उठ खड़े हुए थे। शिवाजी महाराज 1627 से लेकर के 1680 तक रहे रूलर्स एक टाइप से। कार्व्ड आउट अ स्टेबल किंगडम विद द सपोर्ट ऑफ पावरफुल वॉरियर फैमिलीज देशमुख। तो देशमुख जो थे इनकी मदद से शिवाजी महाराज ने एक बहुत ही बड़ा बहुत अच्छा किंगडम इस्टेब्लिश कर लिया था मराठों का। ग्रुप्स ऑफ हाईली मोबाइल पीजेंट पेस्टोरलिस्ट कुनबीज प्रोवाइडेड द बैकबोन ऑफ द मराठा आर्मी। तो कुनबीज काफ़ी अच्छे मतलब आर्म्ड फोर्स की तरह काम करते थे मराठा आर्मी में। शिवाजी यूज्ड दीज फोर्सेस टू चैलेंज द मुगल्स इन द पेनिनसुला। पेनिनसुला क्या होता है, हमारे इंडिया का जो ये नीचे वाला जो पार्ट है, साउथ इंडिया वाला पार्ट, पेनिनसुला में काफ़ी ज़्यादा शिवाजी महाराज ने और मराठों ने टक्कर दी मुगलों को। After Shivaji's death, effective power in the Maratha state was wielded by a family of Chitpavan Brahmins who served Shivaji's successor as Peshwa। तो जब शिवाजी की डेथ हो गई, उनकी डेथ के बाद जो चित्तपवन ब्राह्मण्स थे उन्होंने एक तरह से रूल अपने हाथ में ले लिया, जो कि पेशवा हुआ करते थे उनके टाइम पर। शिवाजी के टाइम पर जो पेशवा हुआ करते थे उन्होंने पूरा रूल अपने हाथों में ले लिया था। पूना बिकेम द कैपिटल ऑफ द मराठा किंगडम। मराठा किंगडम की जो कैपिटल है वो बन गई पूना। तो ये देखिए शिवाजी महाराज के बारे में यहाँ पे बोला गया है। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 17th century, powerful states started emerging in the Deccan under the leadership of Shivaji, which finally led to the establishment of the Maratha state। तो 17th century में मराठे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने लगे थे। शिवाजी वॉज बॉर्न टू शाहजी एंड जीजाबाई। तो शिवाजी जो थे उनके पेरेंट्स थे शाहजी और जीजाबाई, और इनका बर्थ जो हुआ था वो शिवनेरी में हुआ था इन 1630 अंडर द गाइडेंस ऑफ हिज मदर एंड हिज गार्डियन दादा कौंदेव। शिवाजी एम्बार्क्ड ऑन अ करियर ऑफ कॉन्क्वेस्ट एट अ यंग एज। तो अब इनकी मदर और इनके जो गार्डियन थे दादा कौंदेव, इनके हेल्प से इन्होंने काफ़ी सक्सेसफुल रहे काफ़ी यंग एज में ही। द ऑक्यूपेशन ऑफ जावली मेड हिम द अनडिस्प्यूटेड लीडर ऑफ द मवाला हाईलैंड्स विच पेव्ड द वे फॉर द फर्दर एक्सपेंशन। तो जावली जो है उन्होंने ये जीत लिया था, फिर इसके आगे इन्होंने आगे भी काफ़ी जंगें जीती। हिज एक्सप्लॉइट्स अगेंस्ट द फोर्सेस ऑफ बीजापुर एंड द मुगल्स मेड हिम लेजेंडरी फिगर। तो बीजापुर के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी, मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, उससे काफ़ी बड़े नेता बन गए थे। ही ऑफन रिसोर्टेड टू गुरिल्ला वॉरफेयर अगेंस्ट इट अपोनेंट। तो किस तरीके की वॉरफेयर किया करते थे, गुरिल्ला वॉरफेयर किया करते थे। बाय इंट्रोड्यूसिंग एन एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम सपोर्टेड बाय अ रेवेन्यू कलेक्शन मेथड बेस्ड ऑन चौथ एंड सरदेश मुखी, ही लेड द फाउंडेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग मराठा स्टेट। तो मराठे जो हैं वो चौथ और सरदेश मुखी लगाया करते थे। बाजीराव वन इज ऑल्सो नोन एज बाजीराव बल्लाल वॉज द सन ऑफ पेशवा बालाजी विश्वनाथ। तो बाजीराव वन या फिर बाजीराव बल्लाल विश्वनाथ के बेटे थे। वो काफ़ी ग्रेट मराठा जनरल थे हु इज़ क्रेडिटेड टू हैव एक्सपेंडेड द मराठा किंगडम बियॉन्ड द विंध्यास एंड इज़ नोन फॉर हिज मिलिट्री कैंपेन्स। तो इन्होंने काफ़ी जो बाजीराव थे विंध्या के जो पहाड़ हैं मध्य प्रदेश में पड़ते हैं, उससे आगे इन्होंने मराठों का एरिया बढ़ा दिया था और काफ़ी इनके अच्छे मिलिट्री कैंपेन्स रहे थे मालवा, बुंदेलखंड, गुजरात और पोर्टुगीज़ के खिलाफ। तो ये इसमें बताया गया है। अब आगे इसमें और बताते हैं कि पेशवाज जो थे, पेशवा इन द मराठा डिप्लॉयड अ वेरी सक्सेसफुल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। देयर सक्सेस lay in bypassing the fortified areas of Mughals, by raiding cities and by engaging Mughal armies in areas where their supply lines and reinforcement could be easily disrupted। तो मराठे जो हैं वो पेशवा इन मुगलों से लड़ते थे और स्पेशली इस तरीके के इलाकों में ये मुगलों से लड़ाई करते थे जहाँ पे उनकी सप्लाईज ना आ पाए। मतलब ऐसे पहाड़ों के इलाकों में गुरिल्ला वॉरफेयर ये किया करते थे जहाँ मुगल्स की आर्मी कम से कम पहुँच पाए और उनको धीरे धीरे हराते जाते थे। तो बिटवीन 1720 से लेकर के 1761 में मराठा एम्पायर जो थी वो काफ़ी ज़्यादा फैली थी और इट ग्रेजुअली चिप्ड अवे एट द अथॉरिटी ऑफ मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर की अथॉरिटी से भी आगे अब निकल चुके थे। मालवा, गुजरात वर सीज्ड फ्रॉम द मुगल्स। मालवा, गुजरात मुगलों से इन्होंने ले लिया था 1720s तक। 1730s तक मराठा किंग वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज द ओवरलॉर्ड ऑफ द इंटायर डेक्कन पेनिनसुला। मराठा के जो राजा थे वो पूरे के पूरे डेक्कन वाले रीजन, मतलब महाराष्ट्र वाला काफ़ी सारा एरिया जो है उसके राजा अब ये मराठे बन चुके थे। ही पोजेस्ड द राइट टू लेवी चौथ एंड सरदेश मुखी इन द इंटायर रीजन। चौथ और सरदेश मुखी जो है वो एक तरीके का टैक्स होता था। तो यहाँ पर हम लोग को बताया गया है चौथ सरदेश मुखी के बारे में। तो चौथ मतलब चौथा हिस्सा जो है आपकी फसल का वो ये लिया करते थे एज अ टैक्स। तो चौथ और सरदेश मुखी लगाया करते थे। चौथा हिस्सा यानी कि 25% ऑफ द लैंड रेवेन्यू क्लेम्ड बाय जमींदार्स इन द डेक्कन, दिस वॉज कलेक्टेड बाय द मराठास। मराठास 25% टैक्स दिया करते थे, वो था चौथ। सरदेश मुखी था 9 to 10% ऑफ द लैंड रेवेन्यू पेड टू द हेड
रेवेन्यू कलेक्टर इन द डेक्कन। तो 9 से 10% स्वदेशमुखी जो है हेड रेवेन्यू कलेक्टर को दिया जाता था, जो रेवेन्यू कलेक्ट करता था। अब आता है इसमें आफ्टर रीडिंग दिल्ली इन 1737 द फ्रंटियर्स ऑफ मराठा डोमिनेशन एक्सपेंडेड रैपिडली। तो इन्होंने 1737 में दिल्ली को रेड किया था, फिर इनका जो एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगा था, राजस्थान, पंजाब में, फिर बंगाल, उड़ीसा में, है ना, कर्नाटक, तमिल, तेलुगु कंट्रीज़ इन द साउथ। तो मतलब ऑलमोस्ट पूरे देश पर मराठों का एक समय पर कब्जा, मतलब एक तरह से रूल हो गया था पूरा। These were not formally included in the Maratha Empire but were made to pay tribute as a way of accepting Maratha sovereignty। तो पूरी तरीके से तो मराठों का इन एरियाज़ पे कंट्रोल नहीं था, मगर ये एरियाज़ जो हैं वो मराठों को टैक्स दिया करते थे। एक्सपेंशन बॉट इनॉर्मस रिसोर्सेज, अब ये काफ़ी ज़्यादा बढ़े तो इनके पास पैसा भी बहुत ज़्यादा आने लगा, बट इट केम एट अ प्राइस। These military campaigns also made other rulers hostile to the Marathas। अब मराठा सबके खिलाफ लड़ाई करते रहते थे, तो बाकी सारे रूलर्स भी तो चिढ़ते थे ना फिर मराठों से कि भई ये तो खूब ही जंगें करते हैं हमारे खिलाफ। इससे क्या हुआ, वो मराठों की सपोर्ट में नहीं आए। जब थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में मराठे गए 1761 में, और 1761 थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बाद से ही मराठों का डिक्लाइन शुरू हो गया था, क्योंकि जब थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में मराठों की लड़ाई हुई थी ना अब्दाली से, तो उस समय पर इनका साथ देने कोई नहीं आया था। तो अलॉन्ग साइड एंडलेस मिलिट्री कैंपेन, बहुत सारे मिलिट्री कैंपेन इन्होंने चला रखे थे। मराठास डेवलप्ड एन इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एज वेल। वंस कॉन्क्वेस्ट हैड बीन कंप्लीटेड एंड मराठा रूल वॉज सिक्योर, रेवेन्यू डिमांड्स वर ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस टेकिंग लोकल कंडीशंस इनटू अकाउंट। तो जैसे जैसे ये एरियाज कंट्रोल करते गए, फिर इन्होंने वहाँ पर टैक्स लगाना भी शुरू कर दिया। एग्रीकल्चर वॉज एनकरेज्ड एंड ट्रेड रिवाइव्ड। एग्रीकल्चर को बहुत अच्छे से इन्होंने बढ़ावा दिया और व्यापार को भी बढ़ावा दिया। दिस अलाउड मराठा चीफ सरदार्स लाइक सिंधिया ग्वालियर, सिंधियाज ऑफ ग्वालियर, गायकवाड़ ऑफ बड़ौदा एंड भोसले ऑफ नागपुर द रिसोर्सेज टू रेस पावरफुल आर्मीज। तो इनके पास काफ़ी पैसा आ गया, तो इन्होंने आर्मीज भी काफ़ी पावरफुल बना ली अपनी। मराठा कैंपेन इनटू मालवा इन 1720s डिड नॉट चैलेंज द ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द सिटीज इन द रीजन। तो जो मराठों का कैंपेन था मालवा में 1720s के टाइम पे, वो भी मतलब सही रहा, इनकी ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी और बढ़ती गई। उज्जैन एक्सपेंडेड अंडर सिंधियास पेट्रोनेज एंड इंदौर अंडर होलकर। तो उज्जैन काफ़ी आगे बढ़ा सिंधियास के अंडर, और इंदौर होलकर्स के अंडर काफ़ी आगे बढ़ा। बाय ऑल अकाउंट्स दीज सिटीज़ वर लार्ज एंड प्रॉस्पेरस एंड फंक्शनड एज इम्पॉर्टेंट कमर्शियल एंड कल्चरल सेंटर। तो ये जो सिटीज़ थी ना, नागपुर हो गया और इंदौर हो गया, है ना, ये सारे उज्जैन, ये सारे रीजन्स काफ़ी ज़्यादा फलते फूलते गए, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेंटर बन गए मराठों के लिए। न्यू ट्रेड रूट्स एमर्ज्ड विद इन द एरियाज कंट्रोल बाय द मराठास। नए नए ट्रेड रूट्स, व्यापार भी होने लगा। सिल्क प्रोड्यूस्ड इन द चंदेरी रीजन नाउ फाउंड अ न्यू आउटलेट एट पूना। तो जो चंदेरी में सिल्क बनती थी, रेशम बनता था, वो पूना पे भी पहुँचने लगा, मराठा कैपिटल में। बुरहानपुर विच हैड अर्लियर पार्टिसिपेटेड इन द ट्रेड बिटवीन आगरा एंड सूरत नाउ एक्सपेंडेड टू इट्स हिंडरलैंड टू इंक्लूड पूना, नागपुर इन द साउथ एंड लखनऊ इन द एंड इलाहाबाद इन द ईस्ट। तो अलग अलग बुरहानपुर जहाँ पे पहले ट्रेड होता था आगरा सूरत में, अब वो पूना नागपुर में भी होने लगा, और लखनऊ में और इलाहाबाद से भी ट्रेड जो है, मतलब जो पुणे के साथ अब लखनऊ, इलाहाबाद, आगरा, सूरत, इन सब का भी व्यापार होने लगा था। अब जाट्स के बारे में देख लेते हैं कि जाट किस तरीके से पावर में आए। तो लाइक द अदर स्टेट्स द जाट्स कंसोलिडेटेड देयर पावर ड्यूरिंग लेट 17th एंड 18th सेंचुरी। तो जाट भी लेट 17th 18th सेंचुरी में काफ़ी पावरफुल हो गए थे। अंडर देयर लीडर चूड़ामन दे एक्वायर्ड कंट्रोल ओवर टेरिटरी सिचुएटेड टू द वेस्ट ऑफ सिटी ऑफ दिल्ली। तो सिटी दिल्ली के वेस्ट वाले रीजन में इन्होंने काफ़ी कंट्रोल अपना एरियाज में कर लिया था। बाय 1680s they had begun dominating the region between the two imperial cities of Delhi and Agra। तो दिल्ली और आगरा के बीच वाला एरिया जाटों के कंट्रोल में आ गया था। For a while they become the virtual custodians of the city of Agra। कुछ समय के लिए तो पूरी तरीके से सिटी ऑफ आगरा शहर पूरा जाटों के कंट्रोल में आ गया था। जाट्स वर prosperous agriculturists and towns like पानीपत, बल्लभगढ़ became important trading centers in the area dominated by them। तो जाट जो है काफ़ी ज़्यादा अमीर खेती वाले लोग बन गए थे, और पानीपत, बल्लभगढ़ इन्होंने काफ़ी अपने कंट्रोल में ले लिया था। अंडर सूरजमल द किंगडम ऑफ भरतपुर एमर्ज्ड एज अ स्ट्रॉन्ग स्टेट। सूरजमल के अंडर भरतपुर काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन के उभरा। व्हेन नादिर शाह सेक्ड दिल्ली इन 1739। नादिर शाह ने दिल्ली पर जब अटैक किया 1739 में, मैनी ऑफ द सिटीज़ नोबल टुक रिफ्यूज देयर। तो काफ़ी सारे सिटी के अमीर लोग सूरजमल के भरतपुर में पहुंच गए थे। हिज सन जवाहिर शाह हैड 3000 ट्रूप्स ऑफ हिज ओन, मतलब 30,000 लोग थे उसकी आर्मी में, एंड हायर्ड अनदर 20,000 मराठा एंड 15,000 सिख ट्रूप्स टू फाइट विद मुगल्स। तो मुगलों के साथ लड़ने के लिए जाटों ने, देखिए जो ये था ना जवाहर
शाह, इसके 30,000 ट्रूप, 30,000 लोग खुद के थे, 20,000 मराठों को इसने हायर किया और 15,000 सिखों को हायर किया मुगलों से लड़ने के लिए। वाइल द भरतपुर फोर्ट वॉज बिल्ड इन अ फेयरली ट्रेडिशनल स्टाइल, एट डिग द जाट बिल्ड एन इलेबोरेट गार्डन पैलेस कंबाइनिंग स्टाइल्स सीन एट अम्बेर एंड आगरा। तो इनके पैलेसेस बढ़िया, तो इन्होंने गार्डन्स भी बनाए अम्बेर और आगरा जैसे। इट्स बिल्डिंग वर मॉडल्ड ऑन एग्री आर्किटेक्चरल फॉर्म्स विच फर्स्ट एसोसिएटेड विद रॉयल्टी अंडर शाहजहाँ। मतलब बहुत अच्छे अच्छे इन्होंने बिल्डिंग्स वगैरह बनाई, आर्किटेक्चर्स भी बनाए जो कि शाहजहाँ के टाइम पर बनाए जाते थे। अब 18th सेंचुरी पैलेस कॉम्प्लेक्स एट डिग, तो डिग में ये पैलेस बनाया गया था। नोट द बंगला डोम ऑन द असेंबली हॉल ऑन द रूफ ऑफ द बंगला डोम, ये देखिए ये इस तरीके का डोम बनाया गया है। अब यहाँ पे बताया जाता है द पावर ऑफ द जाट्स रीच्ड इट्स जेनिथ अंडर सूरजमल। तो जेनिथ मतलब हाइट पर सबसे ज़्यादा पावरफुल जाट थे सूरजमल के अकॉर्ड के टाइम पर। हु कंसोलिडेटेड द जाट स्टेट एट भरतपुर, भरतपुर पे जाट स्टेट इन्होंने काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बना ली थी जो आज के राजस्थान में है 1756 से 1769 के टाइम पे। द एरिया अंडर द पॉलिटिकल कंट्रोल ऑफ सूरजमल ब्रॉडली इंक्लूडेड पार्ट्स ऑफ, जो सूरजमल के अंडर थे कौन कौन से एरिया, राजस्थान, हरियाणा और कुछ यूपी के और कुछ दिल्ली के इलाके। सूरजमल बिल्ड अ नंबर ऑफ फोर्ट्स, काफ़ी सारे किले इन्होंने बनवाए और पैलेसेस, महल वगैरह बनवाए। एंड द फेमस लोहागढ़ फोर्ट इन भरतपुर इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्ट बिल्ड इन दिस रीजन। तो भरतपुर का जो लोहागढ़ फोर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में हमें बताया जाता है, वैसे 9th क्लास में आएगा ये। तो इसमें क्या है कि इन द वेरियस स्टेट सिस्टम्स ऑफ 18th सेंचुरी इंडिया द कॉमन पीपल डिड नॉट एंजॉय, जैसे कि इंडिया में कॉमन पीपल के पास ज़्यादा कुछ होता नहीं था, है ना। वेस्टर्न वर्ल्ड में अमेरिकन रिवॉल्यूशन हो चुकी थी 1776 में, फ्रेंच रिवॉल्यूशन भी हो चुकी थी, कि जो सोशल सिस्टम है कि भाई जो गरीब लोग हैं या जो कॉमन लोग हैं उनके पास पावर नहीं होती है, राजा महाराजों के पास होती है। तो इस तरीके के रिवॉल्यूशन फ्रेंच में हो रहे थे। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पर जो मिडिल क्लास थी और पीजेंट्स थे, आर्टिसंस थे, उन्होंने क्लर्जी और जो नोबेलिटी अमीर लोगों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। उन्होंने कहा था कि कोई भी सोशल डिवीज़न दुनिया में नहीं होना चाहिए और जो प्रिविलेजेस हैं, जो फ़ायदे मिलते हैं बर्थ के आधार पर, वो सब नहीं होने चाहिए। फिलोसोफर्स ने भी सजेस्ट किया था, द फिलोसोफर्स ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन सजेस्टेड दैट कि सबके पास इक्वल, मतलब जो कानून है वो सबके लिए इक्वल होना चाहिए और सबके लिए, हर किसी इंसान के लिए, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, कानून बराबर होना चाहिए और हर किसी के पास बराबर अपॉर्चुनिटीज़ भी होने चाहिए। दे ऑल्सो हेल्ड दैट द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट शुड कम फ्रॉम द पीपल, जो गवर्नमेंट के पास ताकत है ना वो लोगों से आनी चाहिए और जो भी काम होने चाहिए वो लोगों की मर्ज़ी से होने चाहिए। लोगों के पास अधिकार होने चाहिए अपनी लाइफ पर और गवर्नमेंट क्या काम करे उस पर भी। तो इस तरीके के फ्रेंच और अमेरिकन रिवॉल्यूशंस हुए थे। द आइडिया ऑफ सिटीजनशिप, नेशन स्टेट, डेमोक्रेटिक राइट्स टुक रूट इन इंडिया फ्रॉम द लेट 19th सेंचुरी। तो जो भाई कि हम इस देश के नागरिक हैं, ये हमारा देश है, डेमोक्रेटिक कुछ राइट्स होने चाहिए हमारे पास, लोकतंत्र के अधिकार होने चाहिए, ये हमारे देश में 19th सेंचुरी में आइडिया आया और फ्रांस में 17th 18th सेंचुरी में ही आ चुका था। तो ये चैप्टर के साथ साथ हमारी पूरी बुक भी कंप्लीट हो गई है। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू।